Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 13th of May 2025. I'm very sorry for not making the videos for the last 8-9 days because of certain issues. You all must be aware. And we'll start back again with the newspaper analysis as earlier, जैसा पहले था. तो इंडिया पाकिस्तान में चूंकि सीज फायर हो चुका है तो वी कैन ऑल्सो कंटिन्यू विद द न्यूज एनालिसिस. आप सब जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर एंड द थिंग्स विच वी डिड नॉट डिस्कस इन द एनालिसिस, बट आप सबको काफी पता होगा उसके बारे में क्योंकि वो वैसे ही वॉर के टाइम पे हर आदमी न्यूज़पेपर और न्यूज ज्यादा पढ़ने लगता है. तो आई होप आप लोग का कुछ भी मिस नहीं हुआ होगा. स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस से. जो जैसा था वैसा हम स्टार्ट करेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पहली न्यूज है, इंडिया वोंट बेंड टू पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल. अब ये कल आप सबको पता था कि प्राइम मिनिस्टर का एड्रेस था टू द नेशन. इसमें उन्होंने कहा है कि भैया ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर रहा है ना पाकिस्तान की, हम एक न्यूक्लियर नेशन है तो इंडिया विल नॉट गो डाउन टू दिस न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग. और इसके बाद जो भी आप एक्ट लेते हैं बॉर्डर पे या कुछ किसी तरीके का टेररिस्ट अटैक होता है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर और इसका फिर बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा. ठीक है ना. ऑपरेशन सिंदूर आप सबको पता है कि इट वाज एन ऑपरेशन अगेंस्ट द पाकिस्तानी टेरर बेसिस जो कि थे एस्टैब्लिश पाकिस्तान में, उनके टेरर बेसिस के अगेंस्ट था ये ऑपरेशन. एंड इट वाज नॉन एस्केलेटरी इन नेचर, इट वाज मेजर्ड नॉन एस्केलेटरी. जो जो की टर्म्स गवर्नमेंट ने यूज किए हैं वही हम भी यूज करेंगे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट की ही टर्मिनोलॉजी यूज करनी है. ऐसे अलग से कुछ अपने से नहीं लिखना है कि ऐसा था वैसा था, है ना. तो यू हैव टू अडेयर बाय व्हाट द डीजीएमओ इज सेइंग, या मतलब डायरेक्टर जनरल जो मिलिट्री ऑपरेशंस है जो वो बोल रहे हैं, तो यू हैव टू अडेयर टू दैट, है ना. जो भी आपको अलग से न्यूज पेपर कहीं गोदी मीडिया बोल रहे हैं, कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, आपको उन सब पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है. आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टर्म्स यूज करने हैं जो आपको डीजीएमओ या पीएमओ की तरफ से आता है. ठीक है ना. सो दैट इज कंसीडर्ड ऑफिशियल. you have to use that language only, है ना. you will be a civil servant, you have to abide by what the government of the day is saying, what the DGMO is saying, everything is that. ठीक है. तो याद रखिएगा, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड. अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी अबेयंस में है, तो ये तो आपको पता होगा. इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में जो कि ब्रोकर की गई थी बाय वर्ल्ड बैंक में भी, और प्रिसाइसली अगर मैं बोलूं तो आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो आईबीआरडी है उसने ब्रोकर की थी. ये सब आपको पता है. बाकी इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स हैं, जिसमें आईसीजे यानी कि इंडस, चेनाब एंड झेलम का जो पानी है वो पाकिस्तान को दिया गया था, और रवि, ब्यास, सतलज का पानी जो है इंडिया को दिया गया था. और इंडिया को परमिशन दी गई थी कि भाई आप रन ऑफ में जितना आईसी मतलब ये इंडस, चेनाब एंड झेलम है उनका 20% वाटर यूटिलाइज आप कर सकते हैं. 80% उसका वाटर पाकिस्तान यूटिलाइज करता है. ठीक है ना. तो दिस ट्रीटी हैज बीन हेल्ड इन अबेयंस. अब अबेयंस में इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पानी रोक के बैठा हुआ है इंडिया, पानी जा रहा है, बट हाँ पहले जैसे डिटेल्ड एक टाइमिंग के साथ छोड़ा जाता था या नहीं छोड़ा जाता था, अब उसको टाइमिंग्स चेंज कर दी गई है. So all these things are there. I hope you got clarity regarding that. Now this is again a setback for Indian cricket मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये जबरदस्ती करवाया गया है. दोनों बड़े प्लेयर्स जो हमारे थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली, दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट, है ना. और जबकि टेस्ट की एक बहुत अच्छी सीरीज होने वाली है अभी इंग्लैंड के साथ, तो बिफोर दैट दे हैव मतलब क्या बोलते हैं, रिटायर्ड हो गए हैं. और दिस इज समथिंग, उनको एक अच्छा ट्रिब्यूट मिलना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, बट वो भी नहीं मिला. सो एनीवेज ऑल दिस थिंग्स आर सेकेंडरी. बट याद रखिएगा कि विराट कोहली, रोहित शर्मा कर दिए हैं रिटायरमेंट. अब मुझे लगता है साई सुदर्शन और शुभमन गिल और यही सब वही टीम दोबारा से आएगी. लेट्स सी. आगे मूव करते, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है. यहाँ पर एक न्यूज है, बी स्माइल. कर्नाटका गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है बी स्माइल. पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लो, बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. बी स्माइल जो है उसका नाम है बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. एक डेडिकेटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल है. स्पेशल पर्पज व्हीकल मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी बनी हुई है ना. स्पेशल पर्पज व्हीकल का मतलब ये नहीं होता है कि कोई बहुत अच्छी गाड़ी है और उस गाड़ी में बी स्माइल लिखा होगा, ऐसा नहीं है. स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब होता है कि एंटिटी बनाई जाती है, एक बॉडी बनाई जाती है स्पेशली किसी एक कार्य के लिए. ठीक है. तो ये है बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि क्यों बनाया गया है, ताकि बिग टिकट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो सिटी में है, यानी कि बेंगलुरु के अंदर जो बड़े प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड
है ना, जिनका इनिशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट होगा 7,000 करोड़ का फ्रॉम द कर्नाटका गवर्नमेंट। याद रखिएगा, इट इज बेसिकली कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में किस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए और उनको कंट्री वो किया जाए, मतलब इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाए, उसके लिए 20 माइल बनाया गया। याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है। फुल फॉर्म है बेंगलुरु स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि भैया जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट है, तो दैट विल कम अंडर द 20 माइल एंड ऑल नाउ, ठीक है ना। इसका एक गवर्निंग बोर्ड होगा जिसमें 11 मेंबर होंगे, जिसको फुल टाइम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि आईएएस ऑफिसर होगा वो लीड करेगा। मेयर जो रहेगा ही विल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द बोर्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आप याद रखा करें। अगला है, इंडिया engaged with China on germanium export restriction says embassy. Now this is something very important news. जर्मेनियम जो कि एक क्रिटिकल मिनरल है फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स, फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स, सोलर पैनल। जर्मेनियम का यूज कहाँ कहाँ होता है पहले ये देख लीजिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ कहाँ यूज होता है। तो याद रखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेमीकंडक्टर्स में यूज होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स में यूज होता है, ठीक है ना, इसके अलावा सोलर पैनल्स में यूज होता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होता है जर्मेनियम, मतलब इंडिया मेक्स नो जर्मेनियम एंड इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द इंपोर्ट्स ओनली, है ना। तो जर्मेनियम में कंप्लीटली डिपेंडेंट काहे में है, इंपोर्ट्स में। दो चीजें यहाँ पे आपको इस फोटो से दिख जाएगी, एक तो गैलियम और एक दूसरा जर्मेनियम दिखेगा। तो गैलियम का देखो एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और जर्मेनियम का भी दिया है। गैलियम का क्या है 31 है और जर्मेनियम का 32 है, देख रहे हैं आप लोग को, गैलियम का 31 है एटॉमिक नंबर और जर्मेनियम का 32 है। देखो यहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा इंडिया जो है वो चाइना से इंपोर्ट करता था, बट चाइना ने क्या कर रखा है, चाइना ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कर रखे हैं, मतलब कि एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है बहुत ज्यादा। अब जब एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस कर रखा है और इंडिया पूरा डिपेंडेंट है इंपोर्ट्स पे ही, तो इंडिया को अब फिर मतलब डाइवर्सिफाई करना पड़ा। तो इंडिया यूएई के माध्यम से ले रहा है, लेकिन वहां से उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन। इसीलिए इंडियन एम्बेसी जो चाइना में है वो रिक्वेस्ट कर रही है चाइनीज काउंटर पार्ट से कि भैया आप ये सब एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन अब इसमें मत करो, क्योंकि जर्मेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो दैट इज व्हाट इज इन न्यूज। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव हेड विद मी, आप बिल्कुल देख सकते हैं मेरे साथ। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंगल यूज फूड पैकेजिंग 84% ऑफ हिमालयन प्लास्टिक वेस्ट। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक हिमालयन प्लास्टिक वेस्ट का सर्वे किया गया, इको सेंसिटिव जो हिमालयन रीजन है, एक एनजीओ ने किया था। तो उसने ये पता लगाया कि जो 84% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट है बेसिकली वो पैकेजिंग सिंगल यूज फूड एंड बेवरेज पैकेजिंग है। सिंगल यूज फूड एंड बेवरेज मतलब जैसे ये लेज का पैकेट हो गया है ना, या बॉटल जैसे वाटर बॉटल का पैकेट हो गया, तो इस तरीके के सिंगल यूज जिनको एक बार यूज किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट में इनका, और इसका रिन्यूएबल मतलब रिसाइकलिंग भी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसमें वही देगा कि 84% में से 70% जो प्लास्टिक वेस्ट था, देखो लिखा भी है 70% ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट दैट वाज कलेक्टेड इन द हिमालयन बेल्ट बेसिकली वाज नॉन रिसाइक्लेबल एंड हैज नो मार्केट वैल्यू। ये रिसाइक्लेबल भी नहीं था, मार्केट वैल्यू भी नहीं थी। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से हम पोल्यूट कर रहे हैं ऐसे वेस्ट से जो कि मतलब रिसाइक्लेबल भी नहीं है, वो भी नहीं है। इसके लिए इनिशिएटिव्स लेने की बात की जा रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके लिए एक बॉडी भी आपको पता है, जीरो वेस्ट हिमालयन नेटवर्क बनाया गया। जीरो वेस्ट हिमालयन नेटवर्क, देखो लिखा है जीरो वेस्ट हिमालयन नेटवर्क। इसका मीटिंग हुआ था हिमाचल प्रदेश के बीर में, है ना। हिमाचल प्रदेश में एक जगह है बीर, बीर वहां पे इसकी मीटिंग हुई थी जीरो वेस्ट हिमालयन नेटवर्क की। एंड यहाँ पर ये बात की गई थी बेसिकली कि हिमालय में एक भी वेस्ट नहीं होना चाहिए इस तरीके का, और अभी देखा जा रहा है कि भाई इतना ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट आपको मिल रहा है, ठीक है ना। एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा ये जो अलायंस है इसको इनिशिएट किया था जीरो वेस्ट हिमालय ने, एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज सिक्किम गंगटोक बेस्ड, है ना। तो याद रखेगा एक बॉडी है जिसका नाम है जीरो वेस्ट हिमालय, ये सिक्किम बेस्ड है उसके, और एक माउंटेन इनिशिएटिव है जो कि देहरादून उत्तराखंड बेस्ड है। इन दोनों के उससे ही स्टार्ट हुआ था जीरो वेस्ट हिमालयन नेटवर्क, है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अच्छा, अब जो स्टेट्स हैं जो हिमालयन स्टेट्स हैं, आप सबको पता है 9 हिमालयन स्टेट्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ है वो सिक्किम से जनरेट हुआ है। सो सिक्किम जनरेटेड द मोस्ट ट्रैश आइटम्स। सेकंड नंबर पे है वेस्ट बंगाल,
ठीक है, दार्जिलिंग जहाँ पे आता है मेन 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 रीजन है, और तीसरा है लद्दाख। तो आपका ये 3 टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे। उसके अलावा चौथे नंबर पर है नागालैंड और 5वें नंबर पर है उत्तराखंड। जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं प्लास्टिक वेस्ट में वो ये 5 है, ठीक है। दीज आर द टॉप 5 कंट्रीब्यूटर्स इन द हिमालयन वेस्ट। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल, ठीक है ना। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरीके से इसको किया जाएगा। हमको रिसाइकलिंग के अलावा भी हमको सोल्यूशन देखने पड़ेंगे, क्योंकि रिसाइकलिंग इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर दैट। तो वी हैव टू लुक बियॉन्ड रिसाइकलिंग। जैसे कि आपको वेस्ट पिकर्स जो है उनके नंबर्स इंक्रीज करने पड़ेंगे वेस्ट पिक करने के लिए, एंड ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एडिटोरियल पार्ट पर आते हैं। पहला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, द एजुकेशनल लैंडस्केप, इट्स डिसकंसर्निंग शिफ्ट। नाउ दिस आर्टिकल इज रिटन बाय शैली वालिया। अच्छा आर्टिकल लिखते हैं वैसे ये, है ना। एंड ये आर्टिकल जो लिखा गया है वो लिखा गया है एजुकेशन किस तरीके से चेंज होता जा रहा है, जो हायर स्पेशली जो हायर एजुकेशन है। सबसे पहली बात तो हायर एजुकेशन का ऑथर ने कहा कि जो पहले हायर एजुकेशन की वैल्यू थी वो थी कि भैया इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस डेवलप करना, आपके अंदर एक नर्चर डिसेंट, देखो बहुत अच्छे टर्म है, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस डेवलप करना, मतलब आपको सोचने समझने की क्रिटिकल थिंकिंग आपको फ्री प्रोवाइड करना। नर्चर्ड डिसेंट मतलब सिर्फ डिसेंट नहीं कि हर बात में आप डिसेंट ही कर रहे हो, एक नर्चर्ड डिसेंट मतलब गाइडेड डिसेंट होना चाहिए आपका, एक मेजर्ड नॉन एस्केलेटरी डिसेंट होना चाहिए। इसके अलावा आपको डिसिप्लिन भी आना चाहिए, आपके अंदर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, प्लस आपके पास क्वेश्चन पूछने की फ्रीडम भी होनी चाहिए, आपकी एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना। लेकिन जो प्रेजेंट डे स्पेशली जो यूनिवर्सिटीज हैं, इट हैड गॉन अ डिसकंसर्निंग शिफ्ट, मतलब कि बहुत ही शिफ्ट हो रहा है, और वो शिफ्ट बहुत ज्यादा मतलब अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। क्यों अच्छा नहीं है, मैम उसके बारे में बात करते हैं, क्या अच्छा नहीं है। तो सबसे पहली बात ऑथर ने कही है, द शिफ्ट हैज बीन फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेंट्रलाइजेशन, और दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। सबसे पहला जो शिफ्ट ऑथर ने बात की वो है इंडिपेंडेंस से सेंट्रलाइजेशन की ओर शिफ्ट हुआ है। पहले जो यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी उनको एक ऑटोनॉमी दी जाती थी कि वो अपना सिलेबस क्राफ्ट कर लें, वो स्टूडेंट की नीड के अकॉर्डिंग टेलर कर ले अपने उसको, फैकल्टीज की एक्सपर्टीज अपने अकॉर्डिंग देख लें जो उनको करना है, ठीक है ना। लेकिन प्रेजेंटली आप देखो तो जो यूजीसी है या एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है, उसके फ्रेमवर्क के अंदर सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, एंड एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, किस तरीके से सिलेबस चलेगा, कहाँ पे कैसे टीचर्स होंगे। तो जो मतलब वही है कि ये बेसिकली ये ऑल दिस थिंग्स आर एजेंडाज आर ऑलरेडी सेट, है ना, सब कुछ पहले से सेट करके रखा गया है ना। तो पहले यूजीसी का एम हुआ करता था कि कोऑर्डिनेट करेगा एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, इट हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल नाउ, ठीक है ना। तो लेट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म कि इसका जो फॉर्मेशन जब आप देखेंगे तो इसका एम था टू कोऑर्डिनेट द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, है ना, बट नाउ दे हैव बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, दे हैव बिकेम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल। ये अपॉइंटमेंट डिक्टेट कर रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टेट कर रहे हैं, या करिकुलम डिक्टेट कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग डिक्टेटेड सेंट्रली, है ना। तो जो प्रॉमिस है सेल्फ गवर्नेंस की, इसको रिप्लेस कर दिया गया है विद द ब्यूरोक्रेटिक ट्यूटलेज। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, है ना, कि जो यूनिवर्सिटीज का जो ऑटोनॉमी है उसको हमने रिप्लेस कर दिया है ब्यूरोक्रेटिक ट्यूटलेज के थ्रू, ठीक है ना। सेल्फ गवर्नेंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ब्यूरोक्रेटिक ट्यूटलेज, एंड अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली वी आर रनिंग टूवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन, ठीक है ना। दूसरा जो ऑथर ने कहा है कि बेसिकली यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि ये कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब कि एजुकेशन का जो अब एम है वो सिर्फ इकोनॉमी से जोड़ा जा रहा है ना। द एम ऑफ एजुकेशन हैज बीन नाउ लिंक्ड ओनली विद द इकोनॉमी, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग, रेशनल थिंकिंग, ये सब अब बहुत ज्यादा प्राइमरी फोकस नहीं रह गया है। प्राइमरी फोकस रह गया है जॉब ओरिएंटेशन, प्रॉफिट मेकिंग, एवरीथिंग इज रिगार्डिंग द मनी नाउ, है ना। तो एकेडमिक अफेयर से हम शिफ्ट होकर के उसको हमने इकोनॉमिक अफेयर बना लिया, सो दैट इज अगेन अनसेटलिंग, दैट इज आल्सो अ डिसकंसर्निंग शिफ्ट, क्योंकि पहले लर्निंग भी एक एम हुआ करता था, है ना, द आउटकम बेसिकली इसका लर्निंग ही हुआ करता है, बट नाउ दे हैव ऑल गिवन प्राइमेसी टू द प्रॉफिट मैक्सिमाइज। कॉलेजेस भी इसी तरीके से रन किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज भी इसी तरीके से रन की जा रही है कि किस तरीके से हम अपने आप को प्रॉफिटेबल बना सके, ठीक है ना, दैट इज अ थिंग। तो ऑथर ने वही कहा कि एकेडमिक फ्रीडम तो इरोड हो ही रही है, कॉर्पोरेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, तो कॉर्पोरेटाइजेशन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। एंड
देखो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटीज आर नो लॉन्गर व्यूड एज पब्लिक इंस्टीट्यूशंस डेडिकेटेड टू नॉलेज एंड सेल्फ एडवांसमेंट, इंस्टेड दे आर ट्रीटेड एज बिजनेसेस। ठीक है ना, आप देखो तो ये बिजनेस की तरह ट्रीट हो रहे हैं, एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्रॉफिट, दे आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, ब्रांड इमेज बनाना, ऑल दिस थिंग, द लॉजिक ऑफ मार्केट इज बीइंग रन देयर, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स ऑथर ने हाईलाइट किए हैं। ठीक है ना, इसके अलावा देख लेते हैं, देखो कॉर्पोरेट करप्शन की बात भी ऑथर ने की, जो कॉर्पोरेटाइजेशन बढ़ेगा तो कॉर्पोरेट करप्शन भी बढ़ेगा, तो वो यूनिवर्सिटीज में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, और जो एजुकेशन की वैल्यू है, इट हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू इट्स मार्केटेबिलिटी एंड नॉलेज हैज बिकेम अ कमोडिटी नाउ। ठीक है ना, कमोडिटी बन के रह चुका है नॉलेज, एंड वही वाली चीज है कि आप जितना ब्रांड इमेज बनाने के लिए यूज कर रहे हो स्टूडेंट्स का और सारी चीजों का, तो वही चीज यहाँ पे चल रही है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा देख लेते हैं, तो ऑथर ने वही कहा कि जो शिफ्ट है ये बहुत अच्छा शिफ्ट नहीं है। द शिफ्ट इज नाउ फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन, फ्रॉम एजुकेशन सेंट्रिक टू मार्केट सेंट्रिक और कॉर्पोरेट सेंट्रिक। तो all these things have been mentioned in this article. I hope you got clarity. दूसरा जो आर्टिकल है वो है इंडिया के राइजिंग ई वेस्ट में और किस तरीके से इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। तो ई वेस्ट आप सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, एंड इट हैज नाउ इंक्रीज्ड अ लॉट, और पिछले 5 सालों में 70% से ज्यादा ई वेस्ट इंक्रीज हुआ है। फ्रॉम द लास्ट 5 years द ई वेस्ट इंक्रीज हैज बीन 70%। ठीक है ना, तो किस तरीके से इसको हम मैनेज कर सकते हैं उसके बारे में ऑथर ने बोला है। सबसे पहले बात ऑथर ने कहा एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, एंड जो ब्रांड ओनर्स हैं, दे विल मैनेज द वेस्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स एंड ऑफ लाइफ। ठीक है ना, जब एंड ऑफ लाइफ होगा उस प्रोडक्ट का, तो जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब प्रोड्यूसर, इंपोर्टर एंड ब्रांड ओनर्स, दे विल मैनेज द वेस्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, याद रखिएगा। एंड ये बेसिकली होल्ड करता है उनको अकाउंटेबल फॉर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट थ्रू आउट द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट की पूरी लाइफ साइकिल में उनको होल्ड करता है अकाउंटेबल उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है ना, कि ये ऑब्वियस सी बात है, इससे इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट को भी प्राइसिंग में इंक्लूड किया जाता है, इन्वायरमेंटल कॉस्ट को भी प्राइसिंग में इंक्लूड किया जाता है, एंड तभी उसके एफिशिएंट मैनेजमेंट के बारे में काम हो सकेगा। ठीक है ना, ऑथर ने वही कहा है कि किस तरीके से हमको यहाँ पे एक मतलब प्रयास करना चाहिए कि वी कैन रिड्यूस द ई वेस्ट एज मच एज पॉसिबल। तो इसके बारे में थोड़ा जो चीजें लिखी मैं आपको बता दूं। ई वेस्ट के राइज के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि अगर हम ई वेस्ट प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं तो उससे इन्वायरमेंटल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सारी चीजें 10 बिलियन से ज्यादा लॉसेस हमको हो सकते हैं एनुअली। सोशल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि अगर आप ई वेस्ट की रिसाइकलिंग प्रॉपर नहीं करते हो तो हमको सोशल लॉस भी होता है, मतलब कि जो हेल्थ में लॉस होता है, तो उससे जो वुमेन और चिल्ड्रन की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी घटती है, उनकी जो एवरेज वर्किंग डेज हैं वो कम हो जाते हैं। ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इकोनॉमिक लॉसेस तो होते ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो हमको क्या करने की आवश्यकता है कि यहाँ पे ऑथर ने एक फ्लोर प्राइस फॉर ईपीआर सर्टिफिकेट्स, मतलब जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट्स है, उनके लिए ऑथर ने कहा है कि जो फ्लोर प्राइस इंट्रोड्यूस किया गया था 2022 में, दैट इज अ वेरी की मेजर, है ना। फ्लोर प्राइस का मतलब क्या होता है कि जैसे कुछ लोग अच्छा काम कर रहे हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट में, तो जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप इंसेंटिवाइज करो, है ना। दोज हु आर वर्किंग वेल इन द फील्ड ऑफ दिस ई वेस्ट मैनेजमेंट, उनको आप इंसेंटिवाइज करो ताकि इससे और ज्यादा प्रमोट हो सके। इसके लिए एक फ्लोर प्राइस भी कहा गया कि जो ईपीआर सर्टिफिकेट्स है उनके लिए एक मिनिमम प्राइस बनाओ। मतलब कि क्या होता है, कई बार एक प्रोड्यूसर ने अच्छा काम किया, दूसरे प्रोड्यूसर ने अच्छा काम नहीं किया, तो वो क्या करेगा कि ईपीआर सर्टिफिकेट खरीद लेगा दूसरे वाले से। जैसा कार्बन ट्रेडिंग होती है ना कार्बन क्रेडिट्स की, वैसी ईपीआर सर्टिफिकेट की भी ट्रेडिंग होती है। उसी के लिए ऑथर ने कहा कि भैया एक मिनिमम फ्लोर प्राइस बना दो ना, ताकि लोगों को अपने ईपीआर सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट तो मिलने लगे, उनको पैसा मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसको भी आप इंसेंटिवाइज कर दो। तो दैट इज व्हाट हैज बीन सेड बाय द ऑथर, और इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और इन एक्शन की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अगर आप एक्शन नहीं लेते हैं तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। और वही चीज ऑथर ने यहाँ पे कही भी है कि फॉर्मलाइज कर दो, जो ई वेस्ट सेक्टर है इसको फॉर्मलाइज कर दो। तो मेन जो सोल्यूशन है ना वो आप लोग लिख लीजिए कि फॉर्मलाइज द ई वेस्ट सेक्टर, फॉर्मलाइज द ई वेस्ट
सेक्टर, ठीक है ना, तो ये आप याद रखिएगा, दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, ठीक है, आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। हाउ इज शिपिंग इंडस्ट्री टैकलिंग एमिशन। तो यहाँ पे बेसिकली एक बैठक हुई थी, इस बैठक को मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको समरी पे से। 83rd सेशन था मैरीन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कमेटी का, MEPC 83 बोलते हैं इसको। 83rd सेशन था मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी। अब ये मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी किसकी कमेटी है? ये कमेटी है IMO यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की, याद रखेगा। तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए मैरीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन कमेटी 83rd सेशन हुआ था। और ये MEPC किसकी कमेटी है? ये कमेटी है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पर बेसिकली बात चल रही थी कि किस तरीके से शिपिंग इंडस्ट्री का जो पोल्यूशन है उसको हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री के पोल्यूशन को कम करने के लिए बात जो चली है, जो सोल्यूशन निकाला गया वो है कार्बन लेवी का। कार्बन लेवी मतलब कार्बन टैक्स टाइप का लगाया जाए, ताकि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस के टारगेट्स उनको सेट किया जा सके, उनको अचीव किया जा सके, ठीक है। ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट बाय दिस इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा IMO के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। IMO इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि शिपिंग को रेगुलेट करती है। एंड मेन गोल इसका है प्रमोट सेफ सिक्योर एंड एफिशिएंट शिपिंग ऑन क्लीन ओशियंस, ठीक है ना, सेफ सिक्योर एंड एफिशिएंट शिपिंग ऑन क्लीन ओशियंस। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में IMO का, और ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना UN की 1959 में, ठीक है। तो 48 में फॉर्मेशन हुआ, 59 में फिर ये UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी बन गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, याद रखिएगा इसको, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगर हम देखना चाहे तो एक न्यूज आर्टिकल मैंने लाइव मिनट से लिखी थी, तो वो मैं आपको फ्रंट पेज की बता देता हूँ। एक न्यूज थी हजारा कम्युनिटी के रिगार्डिंग। हजारा कम्युनिटी, याद रखिएगा, एथनिकली रिलीजियसली माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रेसाइड करती है। हजारा कम्युनिटी मेनली अफगानिस्तान में इसकी टारगेटिंग काफी ज्यादा हो रही है। एंड रीजन क्या है इसको टारगेट करने का? बिकॉज दे आर एथनिकली डिस्टिंक्ट, मंगोलाइट फीचर्स हैं इनके। and most Hazaras are Shia Muslims in contrast to predominantly Sunni community in Afghanistan and Pakistan। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों predominantly सुन्नी है, और हजारास जो होते हैं मेनली वो शिया मुस्लिम्स होते हैं। तो उस कारण से भी वो वहाँ पे माइनॉरिटी हो जाते हैं। और अफगानिस्तान में ये बामियान रीजन में, काबुल के पार्ट में पाए जाते हैं। पाकिस्तान में ये क्वेटा वाले रीजन में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहां पाए जाते हैं। दे आर बीइंग टारगेटेड फॉर बीइंग शिया मुस्लिम, जो माइनॉरिटी ग्रुप में है, यहाँ पे उनको टारगेट किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।